नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी दो अलग अलग विषय पर जानकारी आपको हम देंगे। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे बागों में प्रबंधन को लेकर भी, किस तरह का जो प्रबंधन है वो हमें अपनाना चाहिए हमारे जो बाग हैं उनमें, और किस तरीके से प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी आमदनी जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके से आप धान की खेती कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी अच्छा लाभ जो है आप अर्जित कर सकते हैं। और दोनों ही जो विषय हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो प्रबंधन कार्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी यही कि उचित समय पर आप जो उचित कार्य है कृषि का वो उनमें कर सकें, जिससे आने वाले समय में इनके ज़रिए आपको अच्छा लाभ मिल पाए। और साथ ही हमारे जो दोनों विषय हैं इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपना सवाल जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें अपना ईमेल जो है, अपना सवाल जो है वो लिख कर भेज सकते हैं और साथ ही आपके सवाल हमारे पास जो आएंगे उस पर जवाब देने के लिए, आपको जानकारी को बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एम शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर आर एम शर्मा। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ICAR के गोवा स्थित संस्थान से डॉक्टर मनोहर जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर मनोहर। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया आज हम आपको जानकारी देंगे, ना सिर्फ पहले अगर हम बात करते हैं बागवानी क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, और सबसे एक बेहतर स्थिति जो है डॉक्टर शर्मा अगर देखा जाए बागवानी के क्षेत्र में, हम देखते हैं लगातार जो नए कीर्तिमान हैं वो हमारे देश में अब नज़र आते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक बैकबोन अगर हम कहें तो वो शायद मैनेजमेंट की बातें होती हैं, लेकिन हर तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है ना सिर्फ प्रबंधन हम किस क्षेत्र में अपना रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें अच्छी जो लागत है कैसे हम उसको कम कर पाएंगे, आय को ज़्यादा कैसे हम अर्जित कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन दोनों हमारे देश में हम देखते हैं श्री अन्न यानी जो ग्लोबल मिलेट्स हैं उसको लेकर भी लगातार एक जागरूकता जो है वो नज़र आती है। और हाल ही में आपको बता दें राजधानी दिल्ली में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके साथ साथ एक प्रदर्शनी जिसका आयोजन 18 से लेकर 22 मार्च तक चला है। यानी वहाँ भी जो लोग हैं गए हैं, उन्होंने भी देखा है किस तरीके से श्री अन्न जो हैं उसके ज़रिए हमें लाभ मिल सकता है। आइए इस बारे में पहले एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं, फिर हमारे जो विषय हैं उस पर आपको जानकारी देते हैं। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की घोषणा के बाद भारत को पहले वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला। वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और दूसरे हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता, मोटे अनाज की मूल्य श्रृंखला का विकास, बाजरा के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके इथोपिया और गुयाना के राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो संदेश भी सम्मेलन में चलाए गए। उद्घाटन सत्र के बाद मोटे अनाजों की मंत्री स्तरीय गोल मेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुयाना, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम और जाम्बिया के मंत्रियों और गाम्बिया के अलावा मालदीव के कृषि सचिव और नाइजीरिया में मोटा अनाज पहल के महानिदेशक ने भाग लिया। गोलमेज के उद्घाटन भाषण में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत भोजन, संस्कृति और परंपराओं के रूप में प्राचीन प्रथाओं के मूल्यों को पहचानने में हमेशा आगे रहा है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉलों में मोटे अनाजों पर आधारित स्टार्टअप्स, निर्यातकों की ओर से मोटे अनाजों पर आधारित रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रसोइयों की ओर से लाइव कुकिंग सत्र भी आयोजित किए गए। इस दौरान मोटे अनाजों पर केंद्रित एक प्रदर्शनी सह क्रेता विक्रेता बैठक भी आयोजित की गई। इसमें 50 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं की भागीदारी रही।
तो जाना आपने श्री अन्न के बारे में यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोषण के लिहाज से हम बात करें या जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बात की जाए या किसानों के नज़रिए से कैसे कम लागत में अधिक मुनाफा जो है हम ले सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी जो हमारे फसलें किसान लगाते हैं, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से बागों के प्रबंधन को लेकर भी, वहाँ पर किस तरह की विशेष जो कार्य हैं वो हमारे किसानों को करने चाहिए। अभी के समय की अगर डॉक्टर आर एम शर्मा जी बात की जाए तो अलग अलग बागवानी के क्षेत्र में हमारे किसान जो हैं बागों का ख्याल रखते हैं, किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है और उससे कितना लाभ जो है वो किसानों को मिलता है। देखिए, बाग जब हम लगाते हैं तो सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी गुणवत्ता के अगर हैं तो निश्चय ही हमें जो उत्पाद मिलेगा, और हमारे क्षेत्र के लिए अगर वो उचित हैं, वो प्रजातियां हमारे क्षेत्र के लिए जो संस्तुति की गई अगर हम वही लगाते हैं और वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम उनको मेंटेन करते हैं तो निश्चय ही किसान भाइयों की आय अधिक होगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि न सिर्फ फल से, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं जो बाग लगाते हैं और बड़े किसान भी जो बाग लगा रहे हैं, तो वो शुरुआत के 2 से 3 सालों में उसमें दालें जैसे मटर है, चना है, मसूर है, तो इस तरह की फसलें या सब्जी लगा के वो अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं ऐसे समय में जब उनके बाग से उन्हें कोई आय नहीं मिल रही। तो हमारे यहाँ बागों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और ऐसी ज़मीनें जहाँ पे आप कुछ कैश क्रॉप नहीं लगा सकते, वहाँ पे भी उस ज़मीनों को भी फल वृक्ष उगाकर उनका सदुपयोग किया जा सकता है और उससे हमारे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इन फल वृक्षों के ज़रिए कितना लाभ हमें मिल सकता है, और ये बेहद ज़रूरी है। कैसे जो हम अधिक लाभ की जब बात करते हैं तो इस और हमें भी ध्यान देना चाहिए। इस बारे में और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय बागों में की गई क्रियाएं आने वाले समय में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं। इस समय तक बहुत से फल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। ऐसे में उन पेड़ों की खास देखभाल करें, साथ ही नए बागों की देखभाल करें। समय समय पर निराई गुड़ाई, सिंचाई और उर्वरण करें। आम के बागों में उर्वरक देने का ये सही समय है। नाइट्रोजन 500 ग्राम, फास्फोरस 500 ग्राम व पोटाश 700 ग्राम प्रति पौधा दें। इन्हें मिट्टी में मिलाकर हल्की सिंचाई करें। फरवरी माह में तैयार अमरूद के फलों की तुड़ाई जारी रखें। तुड़ाई का सबसे अच्छा समय सुबह का है। फल को अखबार से पैक करने से फलों का रंग व भंडारण क्षमता अच्छी होती है। इस माह अंगूर में काट छांट करें। काट छांट से 15 दिन पहले 2 से 5 मिलीलीटर एथेफोन का छिड़काव करें। उसके बाद कटे भाग पर 1% बोर्डो मिश्रण से उपचारित करें। जनवरी फरवरी माह में अनार में ग्राफ्टिंग विधि से पौधे तैयार करें। साथ ही अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो अनार के नए बाग तैयार कर सकते हैं। रोपाई से पहले 2.5 लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बेर की बात करें तो बेर में चूर्णिल आसिता रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए फरवरी माह में 0.2% केरातिन का छिड़काव करें। 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। फरवरी माह के अंत में किसान बेर के पौधे भी लगा सकते हैं। इस समय अगेती किस्मों के फलों की तोड़ाई जारी रखें। तो बेहद ज़रूरी कि कोई भी जब आप फल लेते हैं वहाँ पे किस तरीके का रखरखाव आपको करना है, और अब जो समय आएगा कैसे हमें अच्छा फलन मिल सकता है, इस बारे में भी हमें ध्यान देना होगा और जानकारी हम लेंगे। लेकिन आइए अब रुख कर लेते हैं डॉक्टर मनोहर जी का। डॉक्टर मनोहर, जानना चाहेंगे आपसे, जब तटीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं वहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वहाँ सफलतापूर्वक धान की खेती की जा सकती है? हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। मुझे लगता है कि जब भी धान की बात, जब तटीय क्षेत्रों की बात होता है, जो अलग जगहों से थोड़ा अन्य होता है, यहाँ पर जो है समस्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कुछ जो तटीय क्षेत्र ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश होने का बहुत ज़्यादा बारिश होता है। कुछ क्षेत्र में जो नमक वाला जो पानी का समस्या है, उसी प्रकार को हम जगह देख के और किस राज्य में जो हमारी जो सूटेबल जो वैरायटी हमें बोली जाता है, उस प्रकार की जातियों को हम यूज़ करना है। और जहाँ पर जो नमक वाला पानी का समस्या है, हमारी जो ICAR इंस्टीट्यूट से अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग राज्यों में जो नया जो प्रजातियां तैयार किया है, उस प्रजातियों को हम इस्तेमाल किया तो किसान भाइयों ने उनको अधिक लाभ मुझे लगता है मिल सकता है।
जी, बिल्कुल। देखिए, ये बेहद ज़रूरी क्षेत्र अनुसार जो किस्में हैं, उनका चयन किया जाए और उसके बाद हमें अच्छी उपज जो है मिल सकती है। आगे भी डॉक्टर मनोहर आपसे हम जानकारी लेंगे कैसे तटीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक धान की खेती की जा सकती है, लेकिन और किस तरह की चुनौतियाँ, उनका समाधान क्या होगा। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धान हमारे देश की प्रमुख फसल है। हालांकि ये ऐसी फसल है जिसके उत्पादन में पानी की खपत ज्यादा होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी फसल को बर्बाद करने में काफी है, खासकर भारत के तटीय क्षेत्रों में। यहाँ के किसान बाढ़ की समस्या से दो चार होते रहते हैं। तटीय क्षेत्र में बाढ़ आने, नदियां उफान पर होने के कारण धान की फसल जलमग्न होकर डूब जाती है और किसानों को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका है तनाव रोधी किस्मों को उगाना। आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्णा प्रजाति की धान को विकसित किया गया, जिसमें केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने कुछ और संशोधन कर स्वर्णा सब 1 प्रजाति नाम दिया। आम किस्में जहां बाढ़ के कारण पानी में 4 से 6 दिन डूबे रहते हैं तो पौधे खराब हो जाते हैं, वहीं स्वर्णा सब 1 की प्रजाति 14 से 17 दिन भी पानी में डूबे रहने के बाद खराब नहीं होती। वहीं तटीय कर्नाटक में भी ऐसी ही समस्या देखने को मिल रही थी, जिसके समाधान के लिए आंचलिक कृषि एवं बागवानी अनुसंधान स्टेशन ने बाढ़ प्रतिरोधी लाल चावल किस्म सह्याद्री पंचमुखी जारी की है। ये 130 से 135 दिनों की अवधि के साथ उच्च उपज क्षमता वाली किस्म है, जिसमें विस्फोट रोग, पित्त कीट परोपजीवी, जैविक और अजैविक सहनशीलता के साथ 8 से 12 दिनों के लिए बाढ़ का सामना करने की क्षमता है। तो ये बेहद ज़रूरी कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनके हिसाब से जो किस्में विकसित की गई हैं उनका चयन हम करें, और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जिस तरह की अलग किस्में हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, नंसरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। मैं लिख रहा हूँ बाराबंकी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कटहल के पौधे लगे हैं, कटहल में आते हैं, कटहल जो है वो एक प्रकार का पाउडर बन करके उसके जो फल होते हैं वो काले काले हो जाते हैं, एक प्रकार का काला पाउडर भी निकलता है। तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि गर्मी जी। धूप से निकलती है आग, जंत मानव छाया के लिए ढूंढते हैं बाग। चलिए, बिल्कुल जैसा आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, और खासतौर से हम बात करें जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, और हालांकि कटहल के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे थे, क्योंकि कई ऐसे पौधे हमारे होते हैं जो उसकी वास्तविकता है, यानी उसको देखकर जो विशेषज्ञ हैं और सटीक जानकारी आपको दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी कि आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ जाकर आप उसको एक बार ज़रूर दिखाएं, उनसे सलाह लें। और ख़ासतौर से अभी जैसा कि जानना भी चाह रहे थे, यहाँ डॉक्टर शर्मा के जो आम का बाग लगाने की जब हम बात करते हैं, हालांकि अभी तो बोर जो है वो लगभग आ ही चुका है, ऐसे में किस तरह की विशेष जो सावधानी है वो हमारे जो किसान है उनको रखनी चाहिए? देखिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आम के ऊपर फूल खिल रहे हैं और इस वक्त बहुत तेज़ बारिश भी हुई है पिछले 2-3 दिनों में। जी। तो जो आर्द्रता है वातावरण में, उसके बढ़ जाने से 2 बीमारियां आने का खतरा है। जी। क्योंकि जिन पे फल लग चुके हैं वो तो फल सेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर जो फंगस का अटैक हो सकता है, खास करके जो पाउडी मिल्यू जिसको हम चूंडे लास्ता कहते हैं, और दूसरी एंथ्रेक्नोज, ये दोनों ही बीमारियां आ सकती हैं। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि जिन क्षेत्रों में आम पे फल सेट भी हो गया है या जिस पर फूल खिले हुए हैं, तो उस पर कम से कम जो कैराथिन नामक दवाई है वो 1 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर उस पर जरूर छिड़क दें, ताकि उस पर पाउडर मिल्यू से उस जो आम के फल जो सेट हो गए हैं या जो मंजरियां हैं उनको आप बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर शर्मा, एक ईमेल के जरिए सवाल हमारे पास आया है हसन जी का, और इनका सवाल भी लगभग यही है कि आम पे बोर जो है वो आ चुका है, लेकिन वो बोर जो है वो झड़ जाता है। हाँ। और ऐसी स्थिति में क्या उसमें हम पानी दे सकते हैं या नहीं? देखिए, जिस वक्त फूल खिल रहे हैं किसी भी फल वृक्ष में हम पानी नहीं देते, क्योंकि फूल झड़ सकते हैं। जो फूल झड़ जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है जो मैं बता रहा हूँ, उनको पता नहीं चलता, उस पर एक सफ़ेद सी फंगस आती है जिसको हम पाउडी मिल्यू कहते हैं। तो इसलिए अगर बादल हो रहा है या बूंदाबांदी हुई है और नमी बढ़ती है वातावरण में, तो वो बीमारी आती ही आती है। तो अगर आप देखते हैं किस तरह की समस्या आ रही है, तो आप निश्चय ही एक प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे जो है कैराथिन का उस पर जरूर छिड़क दें, ताकि जो फसल सेट हुई है या जो मंजरियाँ खिली हुई हैं उनको आप बचा सकते हैं उससे। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे इसका बचाव आप कर सकते हैं।
साथ ही डॉक्टर मनोहर, एक और ईमेल हमारे पास आया है लाल बहादुर यादव जी का, और वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो धान की पैदावार है वो प्रति क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर की बात की जाए, या विस्वा उन्होंने लिखा है, वो कितनी हम ले सकते हैं अगर अधिकता की बात करते हैं तो? अभी फ़िलहाल आवाज़ जो है डॉक्टर मनोहर की हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। और हाँ, ये लगा अभी जी डॉक्टर मनोहर। या अभी जो मुझे लगता है कि जो रिकमेंडेड वेराइटीज हम बोले जाता है, जी। जो नमक वाला पानी के लिए बना जाता, हमारी संस्थाओं से हुई इस 4 वैरायटी हमने रिलीज किया हुआ है, गोवर्धन 1, 2, 3, 4। ऐसे ही जो हमारी मुख्य संस्था है, जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक में उपस्थित है, उस प्रकार के प्रजातियां जो किसान भाई और बहनों उपयोग किया, तो मुझे लगता है कि लगभग 30 से 35 क्विंटल तक पर हेक्टर तक उन्होंने ले सकता है। जी बिल्कुल, तो कैसे उपज जो है हम ले सकते हैं, प्रबंधन जो है हमें ज़रूर अपनाना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, इंदु सिंह राजपूत जी जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। मैं जी नमस्कार। ये जानकारी चाहता था कि हमारे पास 3 पौधे जो आम के हैं, करीबन 15 साल के हैं जी, और वो 10 साल से रेगुलर आते थे, लेकिन इस साल तीनों में मतलब बोर नहीं आया। क्या कारण हो सकता है इसका? इस वर्ष बोर नहीं आया है? जी, किसी में भी नहीं आया, तीनों में नहीं। तो रेगुलर आते हैं, वो हर साल आते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, देखिए, क्या वजह हो सकती जब आप लगातार उत्पाद लेते हैं, बहुत सारी तो प्रजातियां इस तरह की जिन पे एक साल फल आता, एक साल नहीं आता, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर पिछले 10 साल से उस पर लगातार फल आ रहे थे और इस बार नहीं आया, तो उसमें पोषण की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ उससे फल ले रहे हैं, उसको खाना पीना कुछ नहीं दे रहे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जून के आखिरी हफ्ते में जहाँ आपका सीजन होता है, जहाँ फल टूटने को तैयार होते हैं, उसके बाद आप उसमें पोषण जरूर दें। और पोषण की सारा जो शेड्यूल है वो कम से कम सितंबर के लास्ट तक उसको कंप्लीट कर दें। उसमें आपको गोबर की खाद भी देनी है, जो रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, वो भी देनी है। और अक्टूबर के बाद उसमें कोई क्रिया नहीं करनी है, सिर्फ खरपतवार निकालने के अलावा यदि कोई कीड़ा आ रहा है तो उसका आपको कंट्रोल करना है। और अगर आप उसमें नियमित फर्टिलाइजर देते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं, तो निश्चय ही उस पर हर साल जो है फल आएगा। क्योंकि आम में जो फल आता है वो नए जो 1 साल 8 से 10 महीने पुरानी शाखा होती है उस पर आएगा। तो अगर वो वृद्धि नहीं होगी उस साल में, तो आपको फूल उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि जून के अंत में आप उसमें गोबर की खाद और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो रिकमेंडेड हैं वो आप दें, ताकि अक्टूबर नवंबर आते आते वो 7-8 महीने का हो जाएगा, तो उस पर आपको फूल निश्चय ही मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो बोर है उस पर आ सकेगा। और ये बेहद ज़रूरी है कि इस बात पे आप ध्यान दें कि बोर क्यों नहीं आ रहा है, जो उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो ज़रूर पहुंचने चाहिए, तभी ना सिर्फ जो बोर है वो आ सकेगा, बल्कि जो एक फलन की उम्मीद है हमारी, बेहतर फलन जो है वो उस वृक्ष पर हो सकेगा। आगे भी फिलहाल आपको हम जानकारी देंगे कैसे जो हमारे फलदार वृक्ष हैं उनमें आपको देखभाल की आवश्यकता है, किस तरह का प्रबंधन वहाँ अपनाना होगा, और तटीय क्षेत्रों में कैसे आप धान की खेती कर सकते हैं, सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आपके जो अलग अलग फलों के बाग हैं उनमें आपको प्रबंधन अपनाना चाहिए और तटीय क्षेत्रों में कैसे आप धान की खेती कर सकते हैं। जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल और इसके साथ साथ ईमेल पर उनके सवाल जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। कुछ सवाल ईमेल पर हमारे पास आए हुए हैं, आइए उनको भी हम यहाँ शामिल कर लेते हैं जिससे लगातार जो किसानों की समस्याएँ हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल ये जो सवाल है ये मंजू देवी जी का है। डॉक्टर शर्मा ये जानना चाह रही हैं, इनका अमरूद का एक पौधा है जिसके पत्ती के नीचे निचला जो हिस्सा है उस पर कुछ गांठें से नज़र आती हैं सफ़ेद रंग की। क्या ये किस तरह की बीमारी है और क्या ऐसे में अभी भी जो पुष्पन है वो इस पौधे पर हो सकता है? देखिए, उसमें निश्चय ही कीट की समस्या है और मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो जो सैंपल है वो नज़दीकी किसी प्लांट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट को दिखाएं, या अगर हमारे दिल्ली के आसपास हैं तो हमारे संस्थान में भी वो दिखा सकते हैं या उसका फोटो भेज सकते हैं ताकि वो उसमें कीड़े का अटैक हुआ है। और जहाँ तक पुष्पन की बात है, देखिए अमरूद में पुष्पन 2 बार होता है उत्तर भारत में। एक तो जो अभी अप्रैल के आसपास आएगा वो फसल हमारी आती है जुलाई अगस्त में, तो जनरली हम कहते हैं कि उनमें कीड़ा बहुत होता है और बारिश की वजह से फल की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो बेहतर है कि अगर फूल खिलते हैं अभी तो वो उसमें पानी रोक दें, या फूल एक पौधा है तो उसके फूल वो तोड़ भी सकते हैं हाथ से। और जुलाई के महीने से जो फूल खिलने शुरू होंगे वो उपज आपको अक्टूबर नवंबर में मिलेगी, जिस फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी वो अच्छी और उनका साइज भी अच्छा बनेगा और उपज भी ज़्यादा आएगी। यानी वो बाहर हम अच्छी मान सकते हैं जिसका देखिए ना सिर्फ गुणवत्ता जो है अच्छी मिल सकेगी जैसा डॉक्टर शर्मा ने आपको बताया। और लगातार आपके जो सवाल हैं जैसे हमने आपको बताया ईमेल के ज़रिए भी हम शामिल कर रहे हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर मनोहर एक सवाल हमारे पास आया है राजपाल जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि धान की खेती ये करते हैं लेकिन उसमें एक समस्या आती है, जो ऊपरी हिस्सा है वो या तो काले रंग का हो जाता है और उसके बाद जो पौध है वो लगभग मुरझा जाती है या मर जाती है। ऐसी स्थिति में इनको क्या करना चाहिए? सर प्रॉब्लम क्या है सर उनका? जी, जो धान का ऊपरी हिस्सा है वो काले रंग का होना शुरू हो जाता है या उसके बाद जो पूरा एक पौधा है वो नष्ट हो जाता है। सर उनका जो अलग 2 प्रकार का होता है, एक रोग का भी समस्या हो सकता है, नहीं तो जो कीड़ा होता है हम लोग स्टेम बोरर जो बोला जाता है, उसके जो नज़दीक का जो प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर में उन्होंने उनको सैंपल को दिखाए तो उसके जो हम उसके हिसाब से हम उसको इलाज बता सकते हैं सर। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए ये लगातार निगरानी भी हमें रखनी चाहिए, कोई भी फसल हो, फिर चाहे आप अलग अलग फलों की बागवानी कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं। और एक और सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर शर्मा, आम के बाग की मिट्टी का नमूना ये जानना चाह रहे हैं। ये मोंटी अग्रवाल हैं, आजमपुर ज़िला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि जो आम के बाद जो खेत है वो कैसे हम तैयार कर सकते हैं और मिट्टी का नमूना उठाते वक्त क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए जहाँ ये आम लगाना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए अगर आप किसी नए क्षेत्र में या जहाँ पे आम पहले नहीं है, अगर आप वहाँ पे आम की खेती करना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि अगर आप अपनी सॉइल और पानी दोनों की जांच करा लें तो बहुत अच्छा है। और मिट्टी की जांच करने का तरीका है कि ऊपर की 6 इंच की सॉइल को हटा के आप 15 से 30 और 30 से 45 गहराई पर जाके अलग अलग सैंपल ले लें जी। और सैंपल खेत में कई जगह से उठाने चाहिए और उनको कंपोजिट करके एक सैंपल बनाना चाहिए एक डेप्थ का, और उसके बाद वो हमारे संस्थान में ला सकते हैं या नज़दीकी केबीके से भी वो टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा पानी का है, क्योंकि आम जो है लवण के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। अगर पानी में नमक है या मिट्टी में नमक है, दोनों ही कंडीशन में आम को उगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो जमीन में जो लवण होता है उसको तो हम कुछ हद तक उसका प्रबंधन कर सकते हैं कि हम गड्ढे में थोड़ी सी गोबर की खाद ज़्यादा मिला देंगे तो उससे वो थोड़ा मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर जिस पानी से आपको सिंचाई करनी है उस पानी में अगर लवण की मात्रा ज़्यादा है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पर आम को उगा पाना, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत किसान भाई ले जाते हैं और बाद में उसके पत्ते जलने लगते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन जो होता है, अगर पानी में सोडियम क्लोराइड जो है वो आम, नींबू वर्गीय फसल, अंगूर, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उनकी टेस्टिंग अगर आप पहले करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर उसमें लवण है तो उस जगह पे, अगर खास करके पानी में लवण है तो आप उस पानी से सिंचाई करेंगे तो पौधा आपका बढ़ेगा नहीं, सर्वाइव नहीं करेगा और उसकी उपज भी बहुत कम रहेगी जी। और जहाँ तक खेत की तैयारी की आपने बात बताई है कि अगर नया बाग लगाना है तो उसमें देखिए आप समय निकल गया उत्तर भारत में, क्योंकि मार्च का महीना है, हालांकि कुछ बारिश हो गई इसलिए तापमान थोड़ा नीचे गिर गया है, अन्यथा तापमान डे बाई डे बढ़ता है जी। तो बेहतर होता है कि अगर आप उत्तर भारत में इस बसंत ऋतु में लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी में गड्ढे खोद के 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का गड्ढा खोद के उसमें अच्छी सी गोबर की खाद मिला के और फिर आप पौधा लगा सकते हैं। तो अब आपके लिए जो समय है
आने वाला, तो आप जून से तैयारी शुरू करें। जून में आप सही रेखांकन करके सही गड्ढा खोदें और उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स कर दें। अगर वहाँ दीमक का प्रकोप है तो गड्ढे को आप क्लोरपायरीफॉस 2 से 3 मिलीलीटर पर लीटर से गड्ढे को आप उपचारित कर सकते हैं अगर वहाँ दीमक का प्रकोप है तो। अन्यथा उस गड्ढे में अच्छी 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के गड्ढे को भर दें और जुलाई में जैसे ही पहली फुहार पड़ती है उसके बाद आप अच्छी प्रजाति का पौधा, ये बहुत आवश्यक है कि जो पौधा आप ले रहे हैं, चाहे आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, चाहे आपको थोड़ा महंगा मिले, तो जो भी प्रमाणित नर्सरी है या सरकारी नर्सरी है आप वहीं से खरीदें, क्योंकि जिस प्रजाति की संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है वही प्रजाति लें और गड्ढे के बीचों बीच आके जिस दिन आप लाते हैं उसी दिन आप लगा दें और उसमें पानी दे दें। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। और साथ ही एक और सवाल हमारे पास आया है, ये हरदा मध्य प्रदेश से संदीप जी का। इनका सवाल है डॉक्टर शर्मा कि कोई भी फलदार जो पेड़ है हमारा, प्रति वर्ष क्या उसमें ज़रूरी है कि हम एक निश्चित मात्रा में खाद दें या इसकी मात्रा हमें अलग अलग रखनी होगी? देखिए, ऐसा होता है कि जब पौधा हम लगाते हैं तो जब 1 साल का होता है तो उसमें खाद की मात्रा कम होती है और धीमे धीमे उसको बढ़ाते हैं। 6 से 7-8 साल जब उसकी उम्र हो जाती है तो फिर हम एक फिक्स कर देते हैं। जैसे हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटास एक फलक वाले पौधे के लिए जो 7 या 8 साल से ऊपर का हो गया, फिर वो मात्रा हम फिक्स कर देते हैं। लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत आवश्यक है कि कब आपको देना है। जी, जैसे हम बात करें कि अभी बारिश हुई है उत्तर भारत में, नींबू वर्गीय फलों में फल लग चुके हैं, तो अब ये समय है कि उनकी जड़ें अब इस टाइम क्रियाशील हो गई हैं और इस वक्त जो है, क्योंकि गोबर की खाद हमें देनी है दिसंबर जनवरी में, और जब फल सेट हो जाए, और अब तो बहुत अच्छा है कि तापमान कम हुआ है और ज़मीन भी गीली है, तो इस वक्त आप फर्टिलाइजर उसमें दे सकते हैं कि आधी मात्रा नाइट्रोजन की और आधी पोटास की और पूरी फास्फोरस की मात्रा पर भी दे दें, बाकी जुलाई अगस्त में दे दें। तो ये बहुत आवश्यक है कि सही मात्रा में आपका जो पोषण है वो मिले और सही टाइम पे मिले, ये बहुत आवश्यक है। चलिए, बिल्कुल। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोहर जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि अलग अलग जो किस्में हैं उनका चयन हमें करना चाहिए तटीय क्षेत्रों के लिए, लेकिन और किस तरह की चुनौतियाँ जो हैं वो किसानों के सामने आ सकती हैं, या और किस तरह के जो रोग या बीमारी जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मुश्किल का सबब बन जाते हैं? सर, मुझे लगता है कि जब भी जो किसान धान की खेती करने से पहले जो उनका जो मिट्टी का जो टेस्ट करना है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद जो है जो हमने जो धान के जो बीज खरीदते हैं वो रिलायबल सोर्स से खरीदना है। उसके बाद जो है धान के जो मुख्य रोग जो हम माना जाता है, तो जो फंगस से आता है, जो बैक्टीरियल से आता है, उसके लिए जो सीड ट्रीटमेंट हम नर्सरी लगाने से पहले जो कार्बेंडाजिम हो गया, नहीं तो जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, उस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट दे के हम लगाते हैं। जब भी हम सीड ट्रीटमेंट करके हम जो नर्सरी लगाते हैं उसके नाते हम लोग 60 से 70% हमने उसका जो कीड़ और रोग आने का जो हम आगे जो आने का जो प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो रिलायबल सोर्स जो बीज है जो है रिलायबल सोर्स से खरीदना है, और उसके बाद जो है ये जो सीड ट्रीटमेंट जो बोला जाता है जो फंगस के लिए और बैक्टीरियल के लिए, इसकी जो उपयोग किया तो उनको बहुत ही मतलब आगे जो आने वाला प्रॉब्लम को उन्होंने कम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए कैसे नियंत्रण जो है, रोकथाम है, वो हम कर सकते हैं और हमारी फसल की जो उपज है वो हमें अच्छी गुणवत्ता युक्त मिल सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा एक और ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया शुभम कुमार जी का, बेगूसराय बिहार से। ये बता रहे हैं कि जो आम पे बोर है वो लगभग आ चुका है, लेकिन ये टिका रहे और जो फल है वो सेट हो सके, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, मैंने अभी बताया था कि अगर उस पर फल सेट हो चुका है तो एक तो आपको जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है कि आप जो है फल सेट होने के बाद जो फल, एक तो प्राकृतिक तौर पर फल गिरता है उतना तो गिरेगा ही, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि 1000 फूल में से अगर हमें 3 या 4 फल मिल जाते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छी उपज है आम की। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो प्राकृतिक तौर से फल गिरेगा वो तो गिरेगा ही, लेकिन जो आपकी कॉमर्शियल जो व्यावसायिक फसल है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वो ना गिरे, और उसके लिए आवश्यक है कि आप जल प्रबंधन ठीक रखें, क्योंकि अब मार्च के बाद तापमान दिन ब दिन बढ़ेगा और उस वक्त वहाँ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये आवश्यक है। अगर आप उसमें जल प्रबंधन ठीक रखेंगे और साथ ही अगर वहाँ बारिश हुई है या नमी है वातावरण में, तो जैसा पहले मैंने बताया कि उसमें वो एक कैराथिन का स्प्रे जरूर कर दें, ताकि जो पाउडरी मिल्ड्यू से जो नुकसान होना है वो ना हो, क्योंकि अगर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाती है तो जो भी फल लगा है उस पर भी फंगस आ जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, छिड़काव जो है वो आप समय से कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा फलन मिल सके। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो हमारे फलदार बाग हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है, किस तरह का प्रबंधन वहाँ अपनाना है, और साथ ही तटीय क्षेत्रों में धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं, यानी वहाँ भी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल और ईमेल के जरिए। मेल ID आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हेलो किसान 2015@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल। और यहाँ डॉक्टर मनोहर, एक सवाल हमारे पास आया है विजंती बाला जी का, ये सोलापुर महाराष्ट्र से। ये जानना चाह रही हैं कि कौन सी किस्म जो है चावल की, वो धान की, वो इनके क्षेत्र के लिए बेहतर रह सकती है और उसकी जो बुआई है वो कैसे की जाए। सोलापुर जो महाराष्ट्र में जो है, वहाँ पर अभी जो तटीय क्षेत्र का जो समस्या है वो नहीं हो सकता है, बल्कि मगर जो इंद्रायणी बोल के जो प्रजाति है वो उनके जगह के लिए बहुत सूटेबल है। बहुत ही सारे जो किसान हैं जो इंद्रायणी वैरायटी जो दापोलिक यूनिवर्सिटी जो रिलीज किया है वो वहाँ पर इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि इंद्रायणी वैरायटी को उन्होंने इस्तेमाल करके उनका ये बढ़ा सकता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए ये कैसे, ये ज़रूरी कि क्षेत्र अनुसार ही जो किस्म है आप उनका चयन करें। और जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं, विशेषज्ञ भी आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ पे ज़रूर संपर्क करें। जो कृषि विशेषज्ञ है वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही डॉक्टर शर्मा, एक और ईमेल हमारे पास आया है, बल्कि 2 ईमेल हैं। राघवेंद्र जी हैं और इसके साथ साथ एक सवाल है ये सुखबीर शर्मा जी का, जो कि जानना चाह रहे हैं कि सदाबहार आम का जो पौधा है वो कहाँ से उनको मिल सकता है। करनाल से फिलहाल इनका ईमेल है सुखबीर जी का। देखिए सुखबीर जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आम के जो बाग या आम का पौधा जो हम लगाते हैं वो व्यावसायिक उपज के लिए लगाते हैं और उसमें एक ही बार फल आता है। वो जो उसकी तुड़ाई जो है जून जुलाई में होती है, उत्तर भारत की अगर आप बात करें, क्योंकि आप करनाल से हैं। जहाँ तक सदाबहार की बात है, ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो हमेशा फल देती रहे। वो बात होती कि कभी कभी ऑफ सीजन में उसमें फूल खिल जाते हैं तो 10-5 फल उस पर लग सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उससे व्यावसायिक उपज नहीं ले सकते। और अगर आप उसको लगाना ही चाहते हैं सिर्फ आत्मसंतोष के लिए, तो उसमें यह है कि आप अपने घर पे जो है, क्योंकि कोई भी संस्थान आपको पौधा बना के नहीं देगा, क्योंकि कोई व्यावसायिक फसल नहीं देता, तो बेहतर है कि अगर आपके किसी क्षेत्र में कहीं लगा हुआ है कोई ऐसा पौधा जिस पर 2-4 फल जो है ऑफ सीजन लग जाते हैं, तो उसमें आप घर पे अपनी गुठली आम की, देसी गुठली आम लगा के, और आप उसकी लकड़ी को
या तो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी माली के द्वारा अगर आप अपने उस पर ग्राफ्ट करवा लें 6-7 महीने पुराने बीजू पौधे पे, तो इस तरह से आप उसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप जुलाई के महीने में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं जी। तो इस तरह आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी व्यावसायिक उपज नहीं देगा। वो सिर्फ आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्मसंतोष के लिए आप उसको लगा सकते हैं कि कभी ऑफ सीजन में आपको 2, 4, 5 फल मिल जाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको जो अच्छी उपज है वो मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो बेहतर किस्म है उसका चयन आपको करना होगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोहर और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और किस तरीके की जब हम बात कर रहे थे, लेकिन तटीय क्षेत्रों की बात की जाए या साधारण तौर पर भी हम देखते हैं धान की खेती में जो खरपतवार हैं उनकी किस तरीके से हम कह सकते हैं रोकथाम हम कर पाएंगे? सर कैन यू रिपीट सर, दोबारा? खरपतवार की जो समस्या रहती है उसके लिए क्या कुछ किसानों को करना चाहिए? कीड़ों की सर, वीड्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर अभी जो तटीय क्षेत्र में जो वीड का जो समस्या है, जब भी जो बारिश का जो सीजन में जब डालता है, ज्यादातर पानी रुक के जो वीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है सर जी। जब भी जब वीड का समस्या है तो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड भी हम लगा सकते हैं, नहीं तो जो धान का जो ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद 30 दिन के बाद पोस्ट इमरजेंसी जो हर्बिसाइड्स है 2,4-D है वगैरह है, वो सब इस्तेमाल करके उनका नियंत्रित कर सकते हैं हमने। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ये ज़रूरी कि आप उसके पहले स्थिति देख लें क्या स्थिति है, उसके बाद ही कोशिश हमारे लगातार जो किसान हैं वो करते भी हैं कि जो बेहतर तकनीक है, नई किस्में हैं, उनका भी वो चयन करते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां जो हैं कृषि क्षेत्र में सामने रहती हैं। डॉक्टर शर्मा, अगर खास तौर से हम जो और भी हमारे जो फलदार वृक्ष हैं उनकी भी बात करें यहाँ पे, क्योंकि ना सिर्फ अभी अमरूद की हम बात कर रहे थे या इसके साथ साथ लीची के बागों की बात की जाए, वहाँ पर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद वो फल जो है वो भी बाजार में पहुंचेगा? देखिए उत्तर भारत की अगर हम बात करें, चाहे वो आम हो चाहे नींबू वर्गीय फल हो जी, इन दोनों पे ही इस वक्त या तो फल सेट हो चुके हैं या इस वक्त हो रहे हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस वक्त जैसे मिलीबग का प्रकोप होता है, तो हमारे किसान भाई बहुत ध्यान रखें कि मंजरियों के आसपास अगर उनको कहीं सफ़ेद कीड़े घूमते अगर नज़र आते हैं तो उसका उपचार वो तुरंत करें, अन्यथा वो कीड़े ऊपर चढ़ जाते हैं और मंजरियों का रस चूस जाते हैं और हमारे किसान भाई को तब समझ में आता है कि जब वो सूख के झड़ जाते हैं। तो एक तो कीड़े का विशेष ध्यान रखें, और आम में हॉपर की समस्या भी अभी आ सकती है जी। और मिलीबग एक ऐसा कीट है जो बहुत सारे फलों पे आता है, वो अमरूद पे भी आता है, वो अनार पे भी आता है, वो नींबू वर्गीय फलों पे आता है, और आम का तो बहुत ही गंभीर जो कीड़ा है जी। तो इन कीड़ों का खास करके विशेष ध्यान रखें इस टाइम पे, क्योंकि फल सेट हो रहे हैं, और खरपतवार नियंत्रण इस वक्त रखें। और खासतौर से जो तने पे हम देखते हैं कभी कभी किसान एक जो पॉलीथीन जो है वो शीट लगा देते हैं, वो उसी के लिए रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में मिलीबग की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है जो बाद में बहुत मोटा हो जाता है, जो घरों में घूमता रहता है फिर आसपास के घरों में। तो उसको अगर नियंत्रित करना है तो उसका प्रबंधन हम अक्टूबर-नवंबर के महीने से शुरू करते हैं, क्योंकि उसकी जो मादा होती है वो ज़मीन में अंडे दे देती है, और वही अंडों से बच्चे निकल के उस पौधे के ऊपर क्रॉल करते चढ़ते हैं, उड़ नहीं पाते। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हम नवंबर के बाद जो आम का पौधा है उस पर हम एक पॉलीथीन की शीट बांध देते हैं, ताकि जो चढ़े तो वो वहाँ से रपट जाए, स्लिप कर जाए, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता उस टाइम। तो वो एक इको फ्रेंडली मैनेजमेंट है कि आपको कुछ डालना नहीं, सिर्फ आपको पॉलीथीन की शीट अच्छी तरह दबा के बांध देनी है, तो जो कीड़ा होगा तो वो ज़मीन में ही रह जाएगा, और आप क्योंकि वो कीड़ा बिल्कुल बहुत छोटा होता है, आपको दिखेगा भी नहीं, और क्रॉल करता हुआ वो जहाँ पे फूल खिल रहे हैं वहाँ पहुँच जाता है और उसका रस चूसता है जी। वो लीची में भी आता है, लीची का भी गंभीर पेस्ट है वो जी। तो अगर आपने पॉलीथीन की शीट वहाँ बांध रखी है तो वो कभी कभी हम पॉलीथीन के ऊपर थोड़ी ग्रीस भी लगा देते हैं, ताकि अगर किसी तरह वो चढ़ भी जाएगा तो वो चिपक जाएगा उस ग्रीस से। तो वो एक इको फ्रेंडली मैनेजमेंट है कि आपको कोई दवाई नहीं डालनी पड़ेगी और आप मिलीबग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी। देखिए ना सिर्फ इसके ज़रिए लागत आपकी कम हो सकती है, बल्कि जो गुणवत्ता अगर हम सोच के चलते हैं फल की, वो भी बरकरार रहेगी। और ख़ासतौर से ऐसे में अगर डॉक्टर मनोहर धान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि कोई भी बीमारी या कीट दिखा तो किसान को लगता है कि शायद हम जल्द से जल्द किसी भी रसायन का छिड़काव कर दें तो शायद समस्या दूर हो जाए। ऐसे में और क्या विकल्प हैं, और कैसे जो रसायन है उसको हमें एक आखिरी विकल्प सोचना चाहिए? सर अभी जो तटीय क्षेत्र में जो हम 15 साल से काम कर रहे हैं,
कुछ जो फंगल जो रोग है और जो कुछ कीड़ा जो है उनका समस्या बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि जब भी हम तटीय क्षेत्र की जो बात करते हैं धान में, जो प्रिकॉशनरी स्प्रे जो बोलते हैं, स्टेम बोरर जैसा इंसेक्ट है, जब भी उसका जो आक्रमण हो जाता है, जो धान की जो पैनिकल जो बोला जाता है पूरा चाफीनेस हो जाता है। उस प्रकार जो कोस्टल एरिया में अभी अभी हाल ही में जो है जो गंदी बुक बोल के एक कीड़ा का जो समस्या अभी शुरू हुआ है, उसके वजह से जो पैनिकल जो है दोबारा उसका पूरा चाफीनेस हो जाता है। जब भी वो पौधे को जब आप जो किसान जब भी घूमते हैं खेती में, जब उसको हिलाते हैं तो पूरा जो इंसेक्ट बाहर निकल के आ जाता है। जो किसान को ठीक से तरह से जानकारी होना चाहिए जो इसमें जो धान में जो लगा हुआ है, जो समस्या हुआ है, जो कीट के वजह से हुआ है या रोग की वजह से हुआ है, उसके हिसाब जो समीप के जो नजदीक या जो केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करने से उनको सूक्त माहिती मिल सकता है कि रोग के लिए रोग का ही दवाई छिड़काना है, कीट के लिए जो कीट का ही दवाई छिड़काने से उनको जो समस्या क्लियर करने में मदद हो सकेगी उनकी, बिल्कुल। और साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मेरे आम का फल छोटा छोटा है लेकिन बहुत तेजी से झड़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? जी, फल छोटा है लेकिन झड़ रहा है तेजी से, क्या करें? मौर्य जी, ऐसा है जैसा मैंने आपको अभी बताया भी कि आम में जो प्राकृतिक फल गिरता है वो बहुत ज़्यादा गिरता है, और 1000 फल में से अगर हमें 3-4 फल मिलते हैं तो अब हम कहते हैं कि इस साल आम की बड़ी बम्पर क्रॉप है, बहुत अच्छी उपज है। तो जो प्राकृतिक ड्रॉप होता है वो परागण की वजह से होता है, क्योंकि इसमें परागण बहुत होता है। तो ऐसे फूल जो पूरी तरह परागित नहीं हो पाते वो गिरते ही हैं। तो आप उसमें अभी चिंता ना करें, जो प्राकृतिक जो ड्रॉप है वो होगा ही होगा। इसके बाद आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि पहले ये ध्यान रखें कि उस पर कहीं कोई पाउडरी मिल्ड्यू तो नहीं आ रही मंजरी पे, कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, और इसके बाद सिर्फ आप जल प्रबंधन करें और उसी से जो फल आपके टिक जाएंगे वो आपकी व्यावसायिक क्रॉप होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक सामान्य अवस्था है, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और कुछ समय बाद जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जो फल है वो सेट हो जाता है, टिका रहता है और वो गिरेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ लीची की अगर बात की जाए डॉक्टर शर्मा, वहाँ पे किस तरह की अभी जो अवस्था चल रही है, किस तरह की आवश्यकताएँ रहती हैं, या कौन से ऐसे कृषि कार्य जो कि अभी अहम हम मान सकते हैं? देखिए, लीची और आम का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है जी। और क्योंकि उत्तर भारत में लीची बहुत कम उगाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं या चंडीगढ़ के आसपास थोड़ा बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उसकी खेती रुड़की, देहरादून और इन क्षेत्रों में काफ़ी की जाती है उत्तर भारत में। तो इनका व्यवहार बिल्कुल आम जैसा ही होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि जो फूल खिल रहे हैं और उस पर कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी जो कर्षण क्रिया हैं लगभग सेम है, क्योंकि दोनों का टाइम एक ही होता है जी। और जो ध्यान देने वाली बात है कि जब फल पकने लगते हैं तो उत्तर भारत में फल फटते बहुत हैं, तो उस वक्त सिंचाई का उचित प्रबंध रखें ताकि फल फटे नहीं और आपको एक व्यावसायिक उपज मिल सके। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से आप नींबू और के फलों के बारे में हमें बता रहे थे, वहाँ पे किस तरह की विशेष सावधानी जो है वो रखनी चाहिए? देखिए, अब वहाँ फल सेट हो चुका है, एक तो वहाँ पे आपको पोषण देना है, और अच्छी बात यह है कि अब आपको उसमें सिंचाई नहीं करनी है क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो इस बारिश का फ़ायदा उठाते हुए एक तो आप उसमें खरपतवार नियंत्रण रखें, और इस टाइम अभी समय है कि नमी है, तो इस वक्त आप पोषण दे सकते हैं जो भी उसकी रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की सिर्फ, क्योंकि गोबर की खाद का समय अब निकल चुका है। तो इस वक्त आप दे दें, 2 डोज में, एक अभी दे दें, जुलाई अगस्त में दे दें। और इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अब अभी फिलहाल और कोई दिक्कत नहीं है नींबू वर्गीय फलों में जी, और जो दिक्कत शुरू होती है वो बरसात के बाद शुरू होती है। चलिए बिल्कुल। तो ये बेहद ज़रूरी कि जो आवश्यकता है उसकी ज़रूर पूर्ति की जाए, और अगर आपको लगता है कुछ भी इस तरह के कुछ लक्षण भी अगर नज़र आते हैं तो आपके निकटतम जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फलदार बागों के रखरखाव के बारे में, किस तरह की देखभाल आपको उनको करनी चाहिए और इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, नरेंद्र किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिमी चंपारण बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं सर, जब हम लोगों का फल जो है बड़ा हो जाता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, उसको भीतर भीतर सड़ जाता है। उसके लिए क्या करना है? फर्म ट्रैप कैसे बनाया जाएगा? आम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि जो कीड़ा लग जाता है उसका क्या किया जाए? जी चलिए बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या जो शुरुआती अवस्था रहती है जब फल सेट होता है उस वक्त किसी कीड़े का प्रकोप हो सकता है? देखिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो मिलीबग का प्रकोप होता है जब फल उस पर सेट हो रहे होते हैं या जब उस पर फूल खिल रहे होते हैं जी। तो एक तो आप ये देखें, अगर आपके क्षेत्र में मिलीबग की समस्या है तो उसका कंट्रोल आवश्यक है। और उसमें जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर आप पॉलीथीन की शीट अपने तने पर बांध देते हैं तो आपको किसी दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और या उसके अक्टूबर नवंबर में उस खेत में हल्की सी गुड़ाई आप नीचे कर दें तो जो अंडे हैं वो खुल जाएंगे और वो धूप से ही मर जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि उसमें हॉपर का प्रकोप होता है जो फल सेट होने के बाद होता है जी। तो फल सेट होने के बाद कोई भी सकिंग पेस्ट के लिए, जैसे आप बहुत सारे जो कीटनाशक हैं जो सकिंग पेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी उसको आप सक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं या जो है दूसरे भी हैं जो अलग अलग विकल्प यानी उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं सकिंग पेस्ट के लिए। उस वक्त आप उनको स्प्रे करें अगर उसमें जो है हॉपर का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो कोई भी सकिंग पेस्ट के लिए जो सिस्टमिक पेस्टिसाइड है आप अपने नज़दीकी प्लांट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट से राय लेके उसको आप दे सकते हैं। उसमें हॉपर में आपको बता दूं कि काला काला सा पाउडर सा झड़ता अगर आपको नज़र आता है तो आपको लगेगा कि वहाँ हॉपर का अटैक हुआ है। तो हॉपर को आप कंट्रोल करें, अन्यथा और कोई दूसरा पेस्ट अभी इतना सीरियस नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल। तो देखिए इसके जो लक्षण डॉक्टर शर्मा आपको बता रहे हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखें और उसके बाद वही विशेष सावधानी अपनाएं। साथ ही डॉक्टर मनोहर, यहाँ आपसे भी जानना चाहेंगे, अच्छी उपज लेने के लिए अक्सर हम देखते हैं जो किसान हैं ज़्यादा मात्रा में जो खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा अगर आप पानी हमसे देंगे शायद अच्छी उपज जो है मिल सकती है, या पानी किस तरह कहाँ तक जो है वो हमारी फसल में खड़ा रह सकता है। कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल किसानों को रखना चाहिए अच्छी उपज के लिए? सर सवाल मेरे लिए अभी आवाज क्लियर नहीं था सर। जी, जानना चाहेंगे आपसे कैसे हमारे जो किसान हैं वो अच्छी उपज ले सकते हैं धान की? वही है सर, जो मैंने पहले से जैसा बोला जैसा ही, जो जितना जो किस्मों की जो पहले जो आपके माध्यम से जो दर्शकों को बताया गया था, जो ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए जो स्वर्णा सबवन जो वैरायटी है उनका जो सूटेबल वैरायटी जो स्वर्णा सबवन, जितना भी 10 दिन का भी जो बाढ़ आ जाता है, 10 दिन का भी पानी में डूबने के बाद भी
उसका जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप वेस्ट कोस्ट में जब आते हैं, जो गोवा राज्य के लिए गोवर्धन 1, 2, 3, 4 हमने जो वैरायटी डेवलप किया है, उसी प्रकार से कर्नाटक में जो सह्याद्री पंचमुखी है, केरल में जो वैटिला सीरीज ऑफ वैरायटीज है, और जो महाराष्ट्र में जो पनवेल वैरायटीज है, इनको इस्तेमाल करके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के अनुसार जो कीड़ और रोग के लिए जो किसानों ने अच्छा उनका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से मुझे लगता है कि धान का उपज उत्तम हो सकता है। जी बिल्कुल, जो धान की उपज है देखिए वो कैसे आपको अच्छी मिल सकती है। और यहाँ आपने लगातार इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मनोहर हमारे दर्शकों को दी, बताया उनको कैसे वो धान की अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन ये विशेष सावधानियां हैं जो इनको अपनानी होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों, नमस्कार जी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अलग अलग फलों की हमने बात की, लेकिन खासतौर से जो हमारे किसान हैं वो नींबू वर्गीय फलों की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर करते हैं, और एक छोटे क्षेत्र से लेकर व्यावसायिक स्तर पर हम इनकी खेती देखते हैं, तो वहाँ किस तरह की जो देखभाल या रखरखाव की भी आवश्यकता है? देखिए, एक तो पहली बात, आवश्यक बात ये है कि आप वही प्रजाति लें जिसकी संस्तुति है, जो आपके क्षेत्र के लिए है। जैसे मैं अगर बात करूं नींबू वर्गीय फलों में, बहुत बड़ी लिस्ट है नींबू वर्गीय फलों की, जिसमें मीठी नारंगी है, ग्रेप फ्रूट है, टेंजरिन्स हैं, लाइम है, लेमन है, तो बहुत सारी फसलें इसमें हैं, किन्नो है। तो अब आपने कौन सी फसल लगाई हुई है, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे ऐसे किसान भाई जो नींबू लगा रहे हैं, तो नींबू के लिए हमारे संस्थान ने 2-3 प्रजातियां विकसित की हुई हैं। अगर हम कागजी नींबू की बात करें तो उसमें पूसा उदित, पूसा अभिनव है, जिसको आप लगा सकते हैं अपने यहाँ। और दूसरी जो लेमन है, पूसा लेमन मनो कागजी कला, 2 प्रजातियां हैं। तो अगर आप इनको लगा रहे हैं तो ये आवश्यक है कि लेमन में जो है फल फटते हैं तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल, मई, जून में, क्योंकि हमारी जो पूसा लेमन 1 जो प्रजाति है वो जून से उसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। और किसान भाई अगर उसको लगाते हैं और जून में अगर उसकी तुड़ाई शुरू कर देते हैं 20 जून के आसपास, तो उसकी मार्केट बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जून में लाइम तैयार नहीं होता और लेमन को पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो आप उसमें सही मॉइस्चर रखें ताकि उसमें पौधा जले नहीं, क्योंकि पौधा कई बार पत्तियां जल जाती हैं मई जून में, तो आप पानी उसमें सही रखें। और 20 जून के आसपास वो प्रजाति तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, तो आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जुलाई अगस्त में आपका पूसा उदित और पूसा अभिनव की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप स्वीट ऑरेंज लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान ने पूसा शरद, पूसा राउंड 2 प्रजातियां विकसित की हैं, और ये दोनों ही प्रजातियां अगर आप लगाते हैं तो अक्टूबर में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। अक्टूबर में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है, लोग जूस ज़्यादा पीते हैं और इसमें जूस की मात्रा भी ज़्यादा है। तो मौसमी की तुलना में अगर उत्तर भारत के लिए ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, पूसा शरद और पूसा राउंड दोनों प्रजातियां। इसके अलावा आप ग्रेपफ्रूट अगर लगाते हैं तो उसकी नवंबर में तुड़ाई शुरू हो जाती है। टेंजरिन्स में है जो थोड़ी और लेट आती हैं, फिर किन्नो आता है। तो ये निर्भर करता है कि आपने कौन सी फसल लगाई है, और अगर आप पद्धतिवार लगाते हैं तो आप 6-7 महीने तक आराम से फसल ले सकते हैं, कभी लेमन, कभी लाइम, कभी मीठी नारंगी, कभी ग्रेपफ्रूट। तो ये अगर एक इंटीग्रेटेड वे में अगर आप लगाएंगे तो 7-8 महीने तक आपको उपज मिलेगी और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल, उसके साथ ही आप दूसरी फसलें भी ले सकते हैं जिससे वर्ष भर आपको आमदनी जो है वो लगातार मिल सके। लेकिन जो तुड़ाई है वो एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम लगातार आम की बात भी कर रहे थे डॉक्टर शर्मा, कि आने वाले समय जब इसकी तुड़ाई की बात की जाएगी तो वहाँ पे किस तरह का कोई विशेष सावधानी या ध्यान रखने वाली बात जो आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, आम को हम क्लाइमेक्टिक फ्रूट कहते हैं, तो ये प्रजाति वाइज है कि कुछ प्रजातियां जल्दी पकती हैं। जैसे आपकी पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी, ये जून में पकना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी प्रजातियां जो हमारे संस्थान ने विकसित की हैं वो नियमित फसल देने वाली हैं, जिनमें आप मल्लिका लगा सकते हैं, पूसा सूर्य है, पूसा अरुणिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा दीपशिखा। तो ये प्रजातियां एक रेंज है, और आप जो है अगस्त के 10 अगस्त तक हमारी प्रजातियां हार्वेस्ट होती हैं। तो ये निर्भर करता है, जैसे पूसा अरुणिमा हमारी सबसे लेट वैरायटी है, जिसको आप अगस्त के प्रथम सप्ताह में तोड़ेंगे और आप 15 अगस्त तक उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने मल्लिका लगाई हुई है तो मल्लिका भी हम जो है जुलाई में हमारी हार्वेस्ट होती है। पूसा सूर्य थोड़ी जल्दी आ जाती है, दशहरी के बाद पूसा सूर्य आ जाता है। तो आप जो प्रजाति है जिस समय उसका उचित समय है तुड़ाई का, आप उस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो हम जनरली कहते हैं वो टपका स्टेज आता है जो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन प्रजाति का आपको जो हार्वेस्टिंग समय पता होना चाहिए कि किस समय हमें तोड़ना है। आप ऐसा ना करें कि समय से अगर पहले तोड़ लेंगे तो फल पकेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए जो प्रजाति लगा रहे हैं उसका पकने का समय आपको पता हो और वैज्ञानिक पद्धति से उसकी तुड़ाई करनी है। कभी ऐसा नहीं कि आपने पेड़ को शेक करके गिराया, फल में कहीं अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो वो खुद भी सड़ेगा, और जो आप पकाने के लिए जब आप उसको रखेंगे तो वो भंडारण में भी कई
कई फलों को सड़ा देगा। तो ये तुड़ाई करते वक्त बहुत आवश्यक है कि फल जो है कहीं चोटिल ना हो, सही समय पर उसकी तुड़ाई हो और सही तरीके से उसको उपचारित करके फिर स्टोरेज में आप ले जाएं और सही तापमान पर रखें, ताकि जब वो पके तो उस पर अच्छा रंग आए, उसकी गुणवत्ता अच्छी। बिल्कुल, और उसके साथ ही अच्छा लाभ जो है देखिए इसके ज़रिए आपको मिल सके। फिलहाल आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर आनंद शर्मा या हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे जो हमारे फलों के अलग अलग बाग हैं वहाँ किस तरह का रखरखाव आपको रखना होगा, जिससे आने वाले समय में ना सिर्फ आपको जो फलन है वो अच्छा मिल सके, बल्कि उसके ज़रिए आपको लाभ भी अच्छा हो सके। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है, उसको लगातार हम आपको बता रहे हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर हमें भेज सकते हैं। और साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम जिनके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इनके ज़रिए भी आप अपने सवाल जो हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और माध्यम आपके पास है, डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, जिस पर लगातार आप अपने सवाल पूछते हैं। और सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं या बीच से आपने कार्यक्रम देखना शुरू किया और चाहते हैं कि पहले कौन सी जानकारी दी गई, तो आपको बता दें ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर आप जाएंगे, वहाँ डीडी किसान टाइप करेंगे और हेलो किसान के अलग अलग जो कार्यक्रम है, हर एक एपिसोड जो है वो आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी आप ये सारी जानकारी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।